हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग संविधान का निर्माण एक नए की शुरुआत नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के विषय में बता रहे थे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें से एकाक का वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। आगे के टॉपिकों के विषय में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है विस्तृत संविधान। हमारा संविधान संसार के समस्त संविधानों में विशाल है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इस संविधान का निर्माण करते समय निर्माणकर्ताओं ने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनकी सभी उचित तथा अच्छी बातों को अपने संविधान में समाहित कर लिया गया। इसकी विशालता का दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर अनेक वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अतः उन सभी के अधिकारों की रक्षा हेतु इसमें विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत व्याख्या की गई। इसलिए हमारा संविधान विस्तृत हो गया और इस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि हमारा संविधान कितना विस्तृत है। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। आप तुलना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा संविधान अमेरिका की अपेक्षा कितने 100 गुना बड़ा है। दूसरी विशेषता जो है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी अन्य शक्ति इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक प्रणाली का तात्पर्य है कि भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं तथा संप्रभुता जनता के हाथ में निहित है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इस अर्थ में भारत एक गणराज्य है। तो आप लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के विषय में समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि अलग अलग शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है या लोकतांत्रिक गणराज्य किसे कहते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, बाहरी हस्तक्षेप न होना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य
उस राज्य को कहते हैं जहाँ का जनप्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, उसे लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी जाती है। भारत में ये सारे लक्षण विद्यमान है, इसलिए हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की श्रेणी में आता है। तीसरी विशेषता है एकात्मक और संघात्मक संविधान। क्या है? एकात्मक और संघात्मक संविधान। तो भारतीय संविधान में एकात्मकता और संघात्मकता दोनों संविधानों के गुण समाहित हैं। संघात्मक संविधान होने के कारण यहाँ एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी सर्वोच्च न्यायपालिका किसका उदाहरण है? संघात्मक संविधान का उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों एवं कार्यों का विभाजन किया गया है। यद्यपि सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक प्रकार का है, किंतु संघात्मक होने के साथ ही साथ हमारा संविधान एकात्मक विशेषताओं से भी परिपूर्ण है। एकात्मक संविधान में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होती हैं। भारत में यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? संकट काल परिस्थितियों में राष्ट्रपति के हाथ में शासन की समस्त शक्तियां निहित हो जाती हैं, चली जाती हैं और अव्यवस्थित राज्यों का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकता है। अर्थात जब कोई भी राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ होती है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। यानी शासन की शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित हो जाती हैं। इस तरह भारतीय संविधान में एकात्मकता का तत्व भी विद्यमान है और यह कार्य राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करता है, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का एक मुख्य हिस्सा है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में बिना भेदभाव के प्रत्येक वयस्क नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, ऊंच हो या नीच हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, मतदान का अधिकार सबको प्रदान किया गया है। इस समय भारत में वयस्कता की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। अर्थात 18 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त लोगों को, जो कि भारतीय नागरिक हैं, सबको मतदान देने का अधिकार है, केवल पागल, दिवालिया या अपराधी को छोड़ करके। इसके बाद अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष संविधान। क्या है बच्चों? संविधान की अगली विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्ष संविधान। तो हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता, जो कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम आप लोगों को बता चुके हैं, कि निरपेक्षता शब्द को बाद में जोड़ा गया है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो हमारे संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें धर्म के संबंध में तटस्थता की नीति को अपनाया गया है। अर्थात स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने
किसी ढंग से अपने आराध्य देव की आराधना करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। इस प्रकार हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। किसी भी जाति के धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। चाहे वो किसी भी तरह से पूजा पाठ करिए, आप अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करिए, बस इतना होना चाहिए कि उन संस्थाओं के द्वारा देशद्रोह का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, अर्थात भारत का कोई एक धर्म नहीं है। अगली विशेषता है कठोर और लचीला संविधान, या मिश्रित संविधान भी बोल सकते हैं। कठोर या लचीला संविधान या मिश्रित संविधान। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इसकी कुछ धाराओं और कानूनों में साधारण विधि के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, यानी संविधान में संशोधन कुछ धाराओं और कानूनों में आसानी से किया जा सकता है, किंतु तो इस नज़रिए से यह क्या हो जाएगा, लचीला संविधान। और कुछ धाराओं में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानून बनाने के ढंग से भिन्न विशेष ढंग अपनाया जाता है। इस दृष्टि से यह कठोर संविधान है। तो विशेष ढंग में क्या होता है कि संसद के 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है किसी भी संविधान के संशोधन में, तो उसे कठोर श्रेणी में लिया जाता है। स्त्रियों को समान अधिकार, अगला टॉपिक हमारा है स्त्रियों को समान अधिकार। तो भारतीय संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को कानूनी तौर पर पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा पिछड़ी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षण। तो भारतीय संविधान में सभी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ी हुई जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में की गई विशेष व्यवस्थाओं के आधार पर उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित भी किए गए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जातियों के लिए 21%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 27% रखा गया है। उत्तर प्रदेश का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आप लोग फिर से सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लिए कितनी आरक्षण की व्यवस्था है। तो अनुसूचित जातियों के लिए 21%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था है। अगला टॉपिक हमारा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत की भावना को अस्पृश्यता कहा जाता है। हमारे संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी कानून बनाया गया, क्योंकि जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस दौरान अंग्रेज़ों ने इसी को ढाल बना करके हिंदुओं को भी बांटने का प्रयास किया था, किंतु गांधी जी और अम्बेडकर के प्रयास से अंग्रेज़ों के इस मंसूबे पर पानी फिर गया। तो संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी कानून बनाए गए ताकि इस आधार पर फिर हमारा समाज न बटे। इस प्रकार छुआछूत को संविधान में अवैध घोषित कर दिया गया। और अगली विशेषता है एक समान न्याय व्यवस्था। भारतीय संविधान में राज्य एवं केंद्र में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए एक समान कानून बनाए गए हैं। क्या किया गया बच्चों? दीवानी और फौजदारी। दीवानी में अक्सर ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले आते हैं और फौजदारी में
मारपीट से संबंधित मामले आते हैं, तो ये दोनों ही मामलों के लिए एक समान कानून बनाए गए हैं। भारत के समस्त न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा गया है। अगली विशेषता है एकहरी नागरिकता। प्रायः संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका है, यूएसए है। तो अमेरिका है और ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये सब जो हैं विभिन्न देश जो कई राज्यों के संघ हैं, वहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। परंतु अपने देश में गहरी नागरिकता की व्यवस्था है। एक संघ सरकार की और दूसरी उस राज्य की होती है जिसमें वह नागरिक निवास करता है, जैसे अमेरिका में है। किंतु भारतीय संविधान भारतीयों को एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात हम लोग केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो पहले उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिले फिर भारत की। ऐसा हमारे देश में, हमारे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है। हम चाहे किसी भी प्रदेश के निवासी हों, हम भारत के नागरिक कहलाते हैं। यानी एकहरी नागरिकता भारत के नागरिकों को प्रदान करता है हमारा संविधान। अगली विशेषता है नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। मानव को अपने चहुमुखी विकास के लिए कुछ अधिकार अवश्य मिलने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के 6 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नागरिकों के साथ ही नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। ये जो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये कानूनी अधिकार हैं। इनके हनन पर कोई भी भारतीय नागरिक कानून की शरण में जा सकता है, किंतु मूल कर्तव्य जो हैं वो केवल सुझाव हैं। इसके हनन पर किसी भी कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 अधिकार है। फिर से सुन लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। और मूल संविधान द्वारा 7 मूल या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संपत्ति के अधिकार को हटा करके, मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो अब भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। अगली विशेषता है एक राष्ट्र भाषा। क्या है बच्चों? एक राष्ट्र भाषा। तो हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी। क्या है? कोस कोस पर बदले पानी और सवा कोस पर बदले बानी। यानी कि सवा कोस के अंतराल पर क्या होता है, सवा मील के अंतराल पर वाणी बदल जाती है, यानी बोली बदल जाती है। ये भारत के लिए कहावत है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तब विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। क्या है बच्चों?
कि 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, किंतु हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय एकता में हिंदी के द्वारा वृद्धि हुई है। अगली विशेषता है अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, यानी सिविल सर्विसेज की व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघ और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इन सेवाओं में सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से योग्यता के आधार पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगली विशेषता जो है वह है नीति निदेशक तत्वों का समावेश। क्या है बच्चों? नीति निदेशक तत्वों का समावेश। तो भारतीय संविधान राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए नीति निदेशक तत्वों का समावेश करता है। भारत के संविधान में राज्य की नीति के संबंध में कुछ नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। नीति निदेशक तत्वों के संबंध में अमर नंदी ने कहा कि भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता उसकी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत विषयक धाराएं हैं, किंतु बच्चों नीति निदेशक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। यह राज्य सरकारों के लिए केवल मार्गदर्शन है। अगर राज्य सरकारें इस पर अमल नहीं करती हैं तो कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है, यानी कानूनी संरक्षण नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त नहीं है। अगला है शक्ति का विकेंद्रीकरण। भारतीय संविधान द्वारा देश में शक्ति के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है ताकि स्थानीय शक्तियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिल सके और वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्वयं ही निराकरण कर सकें। 1939 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा संविधान में क्रमशः 11वीं और 12वीं 2 अनुसूचियां जोड़कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है भारत में बच्चों ऊर्ध्वाधर होता है। सत्ता का हस्तांतरण जो आपने पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय निकाय या सरकार आती है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आदि कार्य करते हैं। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान द्वारा भारत के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। अगली विशेषता है विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। क्या है? विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से ओतप्रोत संविधान। तो संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि सरकार विश्व शांति की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और सद्भावना की नीति को अपनाएगी। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही मनीषियों ने यह उपदेश दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जन जन में प्राचीन काल से ही व्याप्त है, यानी विश्व एक परिवार के समान। विश्व को एक परिवार मानते हुए विश्व कल्याण की, विश्व शांति की हम कामना करते हैं। हमारे मंत्रों में विश्व में शांति स्थापित हो, ऐसे बोला जाता है। तो बच्चों, हमारा संविधान देश के नागरिकों के विकास को ध्यान में रखते हुए
देश के विकास को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के संबंध को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के तत्वों का समावेश करता है। यह हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है और हमारे संविधान में सभी वर्गों, सभी जातियों के, सभी धर्मों के भावनाओं का ख्याल रखा गया है, कद्र किया गया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया है। इसी के साथ ही हम एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान की विभिन्न जो है अवधारणाएं कहाँ से ली गई हैं, किस संविधान से ली गई हैं, कहाँ के संविधान से कौन सी चीज़ भारतीय संविधान में लिया गया है। बच्चों, भारतीय संविधान की यह उल्लेखनीय विशेषता है कि यह मौलिक नहीं है। यह विश्व के प्रमुख संविधानों की मुख्य विशेषताओं से युक्त है, यानी विश्व के प्रमुख संविधानों से कुछ न कुछ बातें इसमें समाहित की गई है। इसी आधार पर कुछ लोग इसे भानुमति का पिटारा भी कहते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता लोकतांत्रिक विश्व की प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाओं से प्रभावित थे तथा उनके गहन अध्ययन के पश्चात उन्होंने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों के अनुकूल उनकी विशेषताओं एवं अच्छी बातों को हमारे संविधान में स्थान दिया। तो कहाँ के संविधान से क्या लिया गया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका, क्या लिया गया ब्रिटिश संविधान से? संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका एवं एकल न्यायपालिका की व्यवस्था, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और अमेरिकी संविधान से संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार आदि कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तथा आयरलैंड के संविधान से नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों ही संवैधानिक व्यवस्थाओं की बातों का समावेश है। इसी तरह इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं भी किसी न किसी संविधान से ली गई हैं और संविधान संशोधन की व्यवस्था अफ्रीका के वीमर संविधान से लिया गया है। तो ये जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं विश्व के संविधानों से ली गई हैं, इसलिए इसके आलोचक भी हैं और यह लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान मौलिक संविधान नहीं है। कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय संविधान ने एक ऐसी गणतंत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान किया जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय अखंडता के सिद्धांत पर आधारित है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।